Hello students, welcome to Nitin online classes. So today we are going to start the further segment of our chapter French Revolution. So we have already discussed the causes of French Revolution, and now we are going to discuss the different government set up by the revolutionaries at different times in French after French Revolution. So let me just tell you that after the French Revolution, three different types of governments were established in French society. सबसे पहले उन्होंने बनाया था नेशनल असेंबली विच वाज सेट अप इन 1791. उसके बाद वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट आई जो कि कन्वेंशन के नाम से जानी जाती है. The second government which was formed in French society was entitled with convention. और थर्ड जो गवर्नमेंट आई वो थी डायरेक्टरी रूल्स. तो हम लोग देखेंगे कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसे क्या क्या सिनेरियोज बने जिसमें ये अलग अलग तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप हुई. तो लेटेस्ट टॉक. तो जब सबसे पहले जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद 1791 में आई टोल्ड यू अर्लियर इन द कॉजेज इन द अदर वीडियो वेयर वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. देयर आई टोल्ड यू दैट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1791 द नेशनल असेंबली वाज क्रिएटेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज. तो 1791 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया और जो नई गवर्नमेंट बनी उसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता था. तो ये जो नेशनल असेंबली है इसमें क्या था कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स थे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया मेंबर्स को, और जो कि मोनार्क को सजेस्ट करते थे. मतलब मोनार्क को, मतलब जो भी वहाँ पे राजा था लुई 16, वो कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता था. ही हैड टू डिस्कस द थिंग्स और द कंसेंट हैड टू बी देयर फ्रॉम द नेशनल असेंबली. जो मतलब एक संसद बनाई, जो संविधान बनाया, उसका कंसेंट होना चाहिए था. उसको हम लोग बोलते हैं जो सबसे मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सबसे पहले गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप हुई उस गवर्नमेंट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन मोनार्क हैज़ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन मींस द पब्लिक इज नॉट denying that they will not accept the monarchy. They accept the monarchy, but there should be a condition that the monarch is not absolutist, means he will not practice the limitless powers. He will not practice unlimited powers. तो मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का यही मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि व्हेन द मोनार्क हैज़ ऑल्सो गॉट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है. मतलब वो उसको ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 1791 में इस तरह की गवर्नमेंट बनी. देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे सेंटेंसेस को. तो आई वुड जस्ट रीड इट फॉर यू. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. हमको ये ध्यान रखना है कि इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया. जो नेशनल असेंबली बनाते थे उस वो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे. अभी हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है, देखो हर जो भी गवर्नमेंट बनी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही जिसकी वजह से दूसरी गवर्नमेंट बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ. मीन्स देयर वर फ्लॉज इन द गवर्नमेंट्स विच वर मेड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट पेव्ड वे फॉर द अनदर गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड. तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या. इसमें देखो सबसे पहले इसमें मैं फॉल्ट बता देता हूँ आपको. नेशनल असेंबली जैसे अभी हमने देखा कि वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते थे. तो इसमें क्या था कि जो लोग इलेक्ट होते थे वो बहुत ही लिमिटेड लोग थे. मतलब वो बहुत ही एलाइट, जो थर्ड स्टेट्स के अंदर भी बहुत एलाइट क्लास के लोग थे जो टैक्स पे करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और जो मेल थे केवल उन्हें ही वोटिंग राइट्स था. केवल वही इलेक्ट हो सकते थे और कोई इलेक्ट नहीं हो सकता था. तो जो पूरा एक बहुत ही भारी संख्या में जो लोग थे, पूरा मास था, वो इससे बाहर हो गया. फिर पूरी महिलाएं इससे बाहर हो गई. तो ये सारी कमियां थी. अब हम इसको आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या क्या फ्लॉज रहे. सो that is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. पहले सिटीजन्स एक इलेक्टर्स के ग्रुप को चुनेंगे, फिर मतलब ऐसे लोगों को चुनेंगे जो वोट दे सकते हैं. उसके बाद वो लोग वोट करके असेंबली को चुनेंगे. ठीक है. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ एवर हैड द राइट टू वोट. ये हमें ध्यान रखना है कि सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं मिला. अभी जस्ट मैंने आपको बताया. अब देखो कौन कौन लोग थे. इसको अंडरलाइन मैंने किया हुआ है. आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको लिखेंगे. ओनली मेन अबाउट 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. तो हमने पता चला कि एक्टिव सिटीजन्स जो कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर का अगर जो टैक्स पे कर सकते थे,
केवल वही लोग को वोटिंग राइट्स था, उन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था. दैट इज़ वाई दे वर इंटाइटल्ड टू वोट. ठीक है. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स. बाकी सब लोग पैसिव सिटीजन्स थे, उसमें महिलाएं भी थी. बाकी जो लोग थे वो, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एज देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. तो नहीं, तुम्हें बताया कि जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे केवल वही लोग वोट कर सकते थे. तो ये कमियां रही इसकी. तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ. देखो, ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो यही है कि इन ये सभी कॉन्सेप्ट वो अब हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लगे फ्रांस के अंदर. कि ये जो राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था, जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, वो सब फ्रेंच रिवोल्यूशन ने हमें दिया. पूरे वर्ल्ड को फ्रेंच रिवोल्यूशन से मिला. और इसी वजह से फ्रेंच रिवोल्यूशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रांस, बट ऑल्सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, because there were at that time so many colonies were there. India was also a colony of Britain. So when this French Revolution happened in France, the Indians also took inspiration from France, that if these kind of uh, activities can be followed by the French people, why can't it be done by us? Means right to life, right to freedom, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, all these things which was experienced by the French people after the revolution. Indians also got the inspiration to go for the same kind of revolution, so that they could also have the same kind of freedom or rights afterwards. So इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉट ओनली इंडिया की जैसे और भी जो कंट्रीज थी, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था. तो जब ये नेशनल असेंबली बनी, तो राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स. सो दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. मतलब ये राइट्स सभी ह्यूमन को बाय बर्थ मिलते थे और इसको छीना नहीं जा सकता था. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है फ्रेंच रिवोल्यूशन का. इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. अब हम आगे देखेंगे कि आगे इन बिकॉज ऑफ ऑल दीज, बिकॉज ऑफ सम लैक्स, बिकॉज ऑफ सम फ्लॉज इन दिस गवर्नमेंटल सिस्टम, फ्रांस की जनता ने किस तरह से इसके आगे बढ़ते हुए मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म किया और एक रिपब्लिक की तरफ वो आगे बढ़े. नाउ वी वुड सी. अब हम सेकेंड गवर्नमेंटल सिस्टम की तरफ आ रहे हैं. तो पहला हमने देखा नेशनल असेंबली थी. सेकेंड जो गवर्नमेंटल सिस्टम वहाँ पे आई, उसका नाम था कन्वेंशनल. क्या नाम था? कन्वेंशन, सॉरी. सो सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज कन्वेंशन. ये बना इनको रॉबिस्पियर के लीडरशिप में ये सेकेंड गवर्नमेंटल सिस्टम आई. वो हम देखते हैं क्या था और वो कैसे आई. तो सबसे पहले अब फर्स्ट पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं. The situation of France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. तो वो प्रशिया के साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन भी इन्वॉल्व था, जबकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया, बट स्टिल दे वर लुकिंग फॉर अ वे बाय विच दे कुड कम बैक टू पावर. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रशिया से कांटेक्ट किया. प्रशिया भी उस समय एक एब्सोल्यूट मोनार्की को एंजॉय करता था. तो प्रशिया और उसके जैसे और कंट्रीज़ ये चाहते थे कि फ्रांस के अंदर से नेशनल असेंबली हट के वापस से मोनार्की सिस्टम आ जाए, क्योंकि ये लोग सब ताकि ये लोग सब अपने हिसाब से राज कर सके और जनता का शोषण कर सके. दे कुड एक्सप्लॉइट दी पीपल इन देयर ओन वे. दैट्स वाई दे ऑल हेल्प्ड ईच अदर to regain the power, to come back to power in France. देखो, rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summers of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. सो इस ऐसा होता या दूसरे कंट्रीज़ आके फ्रांस की मदद करते, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट करके उन्होंने खुद अपनी तरफ से वॉर को डिक्लेयर किया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army. बहुत सारे लोगों ने अपने आप आर्मी ज्वाइन की.
they saw this as a war of people against kings and aristocracies. इसको उन्होंने अपने इस वॉर को एज अगेंस्ट द किंग देखा कि किंग्स मतलब जो पूरा मोनार्की सिस्टम था उसके खिलाफ उनको लगा कि यही एक मौका है. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन abolish this all monarchy system and we could experience the democracy. So that's why people uh, went into the war. So अब हम देखते हैं आगे क्या क्या डेवलपमेंट रहा. among the patriotic songs दे सैंग वॉज दी मर्सेल. देखो एक मर्सेल फ्रेंच में इसको मर्से बोलते हैं खाली. तो मर्से जो सॉन्ग था उसको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था जिसको उन्होंने बहुत यूज़ किया वॉर के अंदर, और बाद में यही मर्से इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. तो यू नीड टू अंडरलाइन दैट थिंग और यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट कि फ्रांस का जो अब नेशनल एंथम है उसको हम क्या बोलते हैं, मर्सेल. तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में बिकॉज इट इज़ यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम ऑल्सो. अब हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ. द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. while the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after the families. Large section of population were convinced that the revolution had to be carried further. अब यहाँ से हमें ध्यान देना है. लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जैसा कि हमने पहले देखा कि 1791 में जो पॉलिटिकल राइट्स मिले वो केवल रिचर सेक्शन को मिले, वो केवल उन लोगों को मिले जो ज़्यादा टैक्सेस पे कर सकते थे. those political rights were enjoyed only by the people who could pay the taxes, who could pay a huge amount of taxes. So that's why it was felt that this should be revolutionized. This should be fought again, this system, and we should invent some other system. तो देखो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ कुछ लोगों पॉलिटिकल, आप देखो इसके खिलाफ जो 1791 में गवर्नमेंट बनी थी उसके खिलाफ क्या हुआ. यहाँ से वी कैन अंडरलाइन दिस. द पॉलिटिकल क्लब्स became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan own own forms of action. The most successful these clubs was that of the Jacobins. अब हमें यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जेकॉबिन्स का. जेकॉबिन क्लब्स बने. जेकॉबिन क्लब्स की ही अगली गवर्नमेंट बनी, तो इसको हमें ध्यान रखना है. देखो तो जेकॉबिन्स कौन थे, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस. इसी से ही आगे जाके जो जेकॉबिन की गवर्नमेंट बनी, जेकॉबिन क्लास की, तो उस गवर्नमेंट को कन्वेंशन का नाम दिया गया. देखो अब इसमें क्या था, इसमें वुमेन ने भी पार्ट किया. वुमेन टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about the activities of and demands about the women. तो वुमेन का रोल हमने फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रहा है, आगे हम लोगों ने पढ़ना है उसको. देखो द मेंबर ऑफ जेकॉबिन क्लब्स बिलोंग टू मेनली द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अब ये लोग वो लोग थे जिनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली थी 1791 के गवर्नमेंट में. ठीक है, तो ये सारे लोगों ने मिलकर जेकॉबिन क्लब बनाया था. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स. तो ये सब लोग जो कि एकदम निचले तबके से बिलोंग करते थे, जो निचली क्लास से बिलोंग करते थे, इन सब लोगों ने मिलकर ये जेकॉबिन क्लब बनाया हुआ था. और इसका जो लीडर था वो था Maximilian Robespierre. This I can underline this for you. You can see. So it's Maximilian Robespierre. Under his leadership, all these activities happened. अब हम आगे देखेंगे किस तरह से रॉबेस्पियर ने पावर को प्राप्त, मतलब आफ्टर गेटिंग द पावर, हाउ ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ फ्रांस and he ran the government in his he ran the government in his own way, that people again looked for a change because they were not satisfied with the way he ran the government. So we would discuss this further in this part only. So a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by डॉक वर्कर्स. बाई जो फार्मर्स की तरह उन्होंने उनके एक ड्रेस थी उसको बोलते थे लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अब in the summer of 1790, I have just underlined these sentences which are important.
तो अब हम देखते हैं किस तरह से इनकी गवर्नमेंट बनी। देखो, इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. 1792 में इन्होंने प्लान किया इंसरेक्शन का। इंसरेक्शन मतलब विद्रोह का प्लान किया, रिबेलियन का प्लान किया। क्यों किया? क्योंकि दे वर एंगर्ड विद दी short supplies of the short supplies and high prices of the food. So on the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. उन्होंने किंग के गार्ड्स का मैसेकर मतलब उनका सबका कत्ल किया, उनको ख़त्म किया, और किंग को भी कुछ घंटों तक कैद में रखा या कैदी बना के रखा. सो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन. फ्रॉम ये हमें ध्यान रखना है बेटा कि अब जो ये गवर्नमेंट बनी फ्रांस की, जैकोबिन्स की गवर्नमेंट बनी, उसमें ऑल मैन ऑफ 20 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में, कन्वेंशन गवर्नमेंट में सभी को वोटिंग राइट्स मिला. हमें ये ध्यान रखना है. बट अभी भी यहाँ पे केवल ऑल मेन को मिला, विमेन को, विमेन वर नॉट इंक्लूडेड, बट सभी मेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल और इकोनॉमिक क्लास, इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक पोजीशन, दे ऑल गॉट वोटिंग राइट्स. सभी सभी पुरुषों को वोटिंग राइट्स मिला जो कि 21 ईयर से अबव थे. सो द न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. ये ध्यान रखना है कि जो जैकोबिन की गवर्नमेंट बनी उसका नाम क्या था? कन्वेंशन. अब हम आगे देखेंगे द राइन ऑफ टेरर. इसका मतलब ये है कि राइन ऑफ टेरर मतलब अब जो पूरा आतंक का काल आया, आतंक का समय आया, मतलब जब रॉबेस्पियर के हाथ पे सत्ता आई, वो ही बिकेम द डिक्टेटर. उसको क्या, उसने क्या किया, whomever he did not like, or if there was anyone who could go against him or who did not agree with his points, uh, Robespierre did not tolerate him or did not tolerate any person who could go against him. So उसने क्या करा, सब लोग जो उसके विरुद्ध जाते थे या जो उसके खिलाफ बोलते थे, उन सबको गुलेटिन करना शुरू किया. गुलेटिन मतलब उन सबको मारना शुरू किया. गुलेटिन एक मशीन का नाम था जिसके दोनों साइड ब्लेड होती थी, दोनों साइड पोल्स होते थे और बीच में ब्लेड. उसमें उसको सभी जो भी उसके खिलाफ कुछ बोलता था सीधा गुलेटिन किया जाता था उसका. गुलेटिन मतलब उसको उसका सर उसको बी हेडेड कर देते थे, उसका गला काट देते थे, सर काट देते थे. तो ये एक बहुत ही टेरिबल पूरा वो था, टेरिबल टाइम था फ्रांस की जनता के लिए. सो लेट अस रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस, यू वुड अंडरस्टैंड इट बेटर. द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy of a severe control and punishment. ये ध्यान रखना. यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए. You also underline this. Okay, so Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party, who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned, and they tried to be revolutionary. They then tried by the revolutionary tribunal. मतलब उनका पूरा केस चलता था, ट्रायल होता था रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के द्वारा, और उसके बाद इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी they were guillotined. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after the Dr. Guillotine who invented it. दोस्तों एक बात मैंने आपको नहीं बताई, जब ये दूसरी गवर्नमेंट बनी तो इसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म किया गया. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज डिमोलिश्ड. जो नई गवर्नमेंट बनी उसका नाम था कन्वेंशन. और इस गवर्नमेंट के थ्रू क्या इस्टेब्लिश हुआ फ्रांस के अंदर? रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई. अब तो रिपब्लिक, अब हमें समझना चाहिए रिपब्लिक क्या होता है. रिपब्लिक का मतलब देखो, सिंपल शब्द में बता दूं, जहाँ पे भी द हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड मेंबर. तो जहाँ पे भी जो कंट्री का हेड होता है अगर वो इलेक्टेड है तो उसको रिपब्लिक बोला जाता है. दैट्स ऑल. तो इस तरह से हमने देखा कि रॉबेस्पियर ने किस तरह से पूरा लोगों को गुलेटिन करना शुरू किया. तो अब देखो ये वाले पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट
from here. So Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day सेंट टू गुलेटिन. उसको खुद भी गुलेटिन होना पड़ा 17 जुलाई 1794 को. अब देखेंगे कि हम अगली जो गवर्नमेंट बनी वो गवर्नमेंट बनी डायरेक्टरी रूल, मतलब वो डायरेक्टरी रूल्स की गवर्नमेंट बनी. अब इसमें क्या था, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ. डायरेक्टरी रूल में क्या था, देखो, सबसे जब दूसरी बार गवर्नमेंट बनी तो लोगों को ये डर था कि अब जैसे रॉबेस्पियर के टाइम पे हुआ था कि इफ़ दे गिव द पावर इन वन हैंड, if the power is centralized in one hand, then the person can become the dictator, and the people may have to face another issues or lot of other problems. So what they decided was there should be a body of representatives, a directory, a board of directors should be there, so that the power could be divided into a board, means a board of 5 people, 7 people, something like that. तो ताकि किसी एक के हाथ में पावर ना हो और वो पूरा बोर्ड जो है मिल के काम करे. तो इसी तरह से डायरेक्टरी रूल की स्थापना हुई. देखो, अब मैं पढ़ देता हूँ इसको, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एंड यू नीड टू राइट इट डाउन. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर. अब अगेन फिर जब जैकोबिन गवर्नमेंट की पावर खत्म हुई तो किसकी पावर बढ़ी? द वेल्दियर मिडिल क्लास, टू जो जिनकी पावर जैकोबिन के टाइम पे ख़त्म हो चुकी थी, रॉबेस्पियर के टाइम पे ख़त्म हो चुकी थी, वो सब वापस से they seized the power. A new constitution was introduced. अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना which denied the vote to non-propertied sections of the society. अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे रॉबेस्पियर के टाइम पे सभी को वोटिंग राइट्स मिला था, अब वापस से पहले वाला सिचुएशन आ गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी. अब ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनते थे, उसके बाद उस लेजिस्लेटिव काउंसिल से उन्होंने डायरेक्टरी बनाया. अब डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स. हमें ये ध्यान रखना है, 5 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव था, मतलब एक 5 मेंबर्स की बॉडी थी जो कि सारे डिसीजंस लेती, सब कुछ इंप्लीमेंट करती. सो दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन. सो ये 5 मेंबर्स का क्यों बनाया गया था पूरा डायरेक्टरी? ताकि किसी एक हाथ में सारी पावर ना चले जाए और फिर जैसे जैकोबिन के टाइम पे हुआ था उस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो. दैट्स वाई दे मेड अ डायरेक्टरी ऑफ 5 people. However, the directors often clashed with the legislative council. अब ये जो डायरेक्टर्स है इनका जनरली लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्लैश होता रहता था हर डिसीजन में. हु देन सॉट टू डिसमिस देम. इसकी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बाद में पूरा डायरेक्टरी को ख़त्म किया. अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई फ्रांस के अंदर, और उसकी वजह से एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया. सो दिस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. अब नेपोलियन बोनापार्ट आया फ्रांस के अंदर 1799 में. नेपोलियन बोनापार्ट गेंड द पावर इन फ्रांस. फिर उसने अपने तरीके से शासन को चलाया. अगेन वो मोनार्की सिस्टम वापस आ गया. बट इस बार क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम पहले जैसा नहीं था. इस बार नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, और वो आई बिलीव द लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के बारे में. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. एंड वन important message I want to give you, as the lockdown is going on, I believe that you all must be following the lockdown, so please be at home, be safe. Thank you.